हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, ये स्पेशल सेशन आपके लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि सर एग्जैक्टली एग्जाम में सवाल किस तरीके से आते हैं, किस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारा बहुत सारा कंफ्यूजन काफी हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा था एसबीआई अप्रेंटिस को लेके। तो हमने सोचा कि एक काम करते कि आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों के हिसाब से आज के डेट में या अभी आने वाले पेपर में हम क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एसबीआई अप्रेंटिस के पेपर में केवल और केवल आपके सामने 25 क्वेश्चंस आने वाले, ज्यादा सवाल तो आपके सामने है नहीं। ओके। और ये सवाल काफी सारे इजी सवाल होते हैं, तो इन सारे सवालों को मैं एक बार आपसे गो थ्रू करवा लेता हूँ कि लास्ट ईयर क्या क्या सवाल पूछे गए थे, लास्ट एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगी। और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अगर हम थोड़ा ध्यान दे दें और उसी तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई कर ले तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत आसान सवाल है जो आपको पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वो जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब वक्त जाया नहीं करते। 25 क्वेश्चन है 2021 के पेपर में जो पूछे गए थे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दैट टाइम क्या सवाल पूछे गए थे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल आप यहां देख लीजिए। Who among the following has been awarded with the Nobel Prize in 2020 in physiology or the medicine? तो ये उस टाइम का सवाल है। ऑब्वियसली इस बार भी हमारे एग्जाम में रिगार्डिंग नोबेल प्राइज सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस बार नोबेल प्राइज किस किस को मिला। एक बार उनके नाम भी हम गो थ्रू कर लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो मैं डायरेक्टली आपको नोबेल के वेबसाइट पे लेके जाता हूं और वहीं से हम डिस्कस कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोबेल का वेबसाइट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम हर कैटेगरी का प्राइस देख लेंगे। तो ये प्राइस है फिजिक्स का, पेरी ऑगस्टीन, देन फ्रेंस क्रॉस एंड एनी लोहेलर, इनको ये अवार्ड दिया गया। फिजिक्स का अवार्ड है और ये अवार्ड दिया गया लाइट कैप्चर विद द शॉर्टेस्ट मूवमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, मोंगी बेवेंडी, देन लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकिमोव, इनको ये अवार्ड दिया गया नैनो टेक्नोलॉजी के स्टडी के लिए। ये अवार्ड इन तीनों को दिया गया। फिजियोलॉजी जिसे मेडिसिन कहते हैं, कैटलिन कैरिको, ड्रू विस्मैन, इनको ये अवार्ड दिया गया फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के स्टडी के लिए। देन लिटरेचर का जॉन फोजे को अवार्ड दिया गया लिटरेचर के एंगल में। जॉन, देखो लिटरेचर का अवार्ड ना किसी एक बुक के लिए नहीं मिलता, ओवर द टाइम आपने जो मेहनत की है लिटरेचर के लिए उसे अवार्ड दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज सबसे बड़ा अवार्ड जिसको मानते हैं, नरगिस मोहम्मदी, ईरान से बिलोंग करते हैं, फिलहाल ईरान के जेल में ये बंदी है, पर इनको ये अवार्ड दिया गया। और फिर बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के नोबेल की, क्लॉडिया ग्लोडिन, सॉरी गोल्डिन, इनको ये अवार्ड दिया गया। इन्होंने बेसिकली जो जेंडर डिफरेंसेस है लेबर मार्केट में, महिलाओं का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस एंगल में इनका स्टडी था, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। तो ये इस बार के जो नोबेल प्राइज है इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलो वापस जाते हैं हमारे पेपर की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेके एक बुक है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप बुक द इंडियन चैलेंजर बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक आशीष रे साहब के द्वारा लिखी गई थी, उसके बारे में सवाल पूछा गया। तो एग्जाम में बुक्स और ऑथर्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। हमने जो अपने 3 सेशंस लिए, एक मैराथन सेशन लिया है जो संडे को ही मींस आज ही हुआ, उसके अलावा 2 और सेशंस लिए, उसमें भी हमने कुछ बुक्स और ऑथर्स के ऊपर बात की हुई है, तो एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, दीपम डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि दीपम डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, ये दीपम डिपार्टमेंट ना फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये इसका आंसर है। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज बेचता है, गवर्नमेंट अपनी कंपनियां बेचता है। आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट बहुत बार अपनी कंपनियां बेचता है या किसी जगह पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी इसकी होती है। अब इसके बारे में सवाल इसलिए पूछा गया था बिकॉज उस टाइम पे एयर इंडिया के सेलिंग की बात हो रही थी, बाकी भी गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज के सेलिंग की बात हो रही थी, इसलिए ये बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया था। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला डिपार्टमेंट है। दोस्तों, इसके अलावा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या एनईएफटी के ऐसे कुछ सवाल जो यहाँ पे एनईएफटी का की अपर लेवल क्या होती है पूछा गया था। तो देयर इज नो अपर लेवल। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख और अबाउ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी में मिनिमम 1 रुपी और मैक्सिमम जितना करना है कर सकते हैं। आईएमपीएस जो होता है वहां पे मैक्सिमम 5 लाख का आपके पास लिमिट होता है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट वाला कंसेप्ट है। Now, which of the following term is not related to banking sector? CRR, actuaries, repo rate, marginal standing facility, और पांचवा दिया है all of these. So दोस्तों, एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है।
ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंसेप्ट है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, एमएसएफ, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी से है, तो ये बैंकिंग सेक्टर वाले टर्म्स होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। इंपीरियल बैंक को एसबीआई में कब कन्वर्ट किया गया? बड़ा सिंपल सा सवाल है। एसबीआई 1955 में बना। इंपीरियल बैंक ये 1922 से 1921 में एक्चुअली अनाउंसमेंट हुई थी, 22 से इंपीरियल बैंक ने काम करना शुरू किया। एसबीआई 55 से काम करना शुरू किया। इंपीरियल बैंक के पहले प्रेसिडेंसी बैंक्स थी। सो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक्स, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। सो 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई, सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक बनी। फिर 1840 में 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी, और 1843 में फिर मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, और बाद में यही प्रेसिडेंसी बैंक्स इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट की गई। 1922 से इन्होंने काम करना शुरू किया, और 1955 में फिर एसबीआई को क्रिएट किया गया। एक्सिम बैंक, एक्सिम, नाबार्ड, एनएचबी, ये सारी डेवलपमेंटल बैंक है, इनको एआईएफआई कहते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो एक्सिम बैंक बनाया गया दोस्तों 1982 में। फिलहाल एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और इस एक्सिम बैंक की हेड फिलहाल हर्षा बंगारी मैम है। Then Venugopal Chandrasekhar passed away in 2021. He was related to which sports? So sports को लेके भी, sports और important personality, इन दोनों का मिक्सचर है ये सवाल, तो ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। वेणुगोपाल चंद्रशेखर सर ये टेबल टेनिस से बिलोंग करते थे, याद रखेगा। अब ना इंडस्ट्रीज वाला भी सवाल बहुत बार आता है, जैसे रिलायंस जियो इन्फोकॉम का सवाल आया कि इनका टाई अप किसके साथ हुआ है 5G सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे गूगल क्लाउड की बात करेंगे, गूगल क्लाउड यहाँ पे आंसर है। Amazon वेब सर्विस भी फिलहाल चर्चा में चल रहा है, हमने अपने लेक्चर में इसके ऊपर बात की थी कि Amazon वेब सर्विस का इजरो के साथ टाई अप हुआ है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेगा। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब होता है? हमारे देश में कौशल्य विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, कि उसी के अंदर ये भी आपका एग्जाम उसी से एसोसिएटेड भी है, तो यहाँ पे आंसर आपका 20 जुलाई आएगा, 20 जुलाई। दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट डेज को लेके एक और सवाल एग्जाम में बनता है कि भाई इसका थीम क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेज का एग्जैक्टली थीम क्या होगा। तो मैं ना इस बार का थीम आपको दिखा देता हूँ कि इस बार का थीम हमारे वर्ल्ड स्किल्स डे का क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ये इस बार का थीम रखा गया यूएन के द्वारा, तो ये वर्ल्ड स्किल्स डे के तरफ ध्यान रखिएगा। और देश के थीम को लेकर सवाल कई बार पूछे जाते हैं। हमने अपने सेशंस के अंदर भी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन आपके साथ किया हुआ है, तो प्लीज उन सेशंस के नोट्स जो आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, एक बार आप उससे बेशक जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन किया गया था रिगार्डिंग वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बीन सेट अप बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन पार्टनरशिप विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लोगोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लॉज श्वाब साहब ने इसे बनाया था, और इसका कहना है कि इंडिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्लेस बनेगा। तो इनका पहला सेंटर मुंबई में ओपन किया गया, रिलायंस के साथ मिलकर बनाया, रिलायंस का हेडक्वार्टर मुंबई में, तो आंसर करना काफी आसान था। कई बार ना आंसर लॉजिकल तरीके से आप दे सकते हो, अगर इनकी पार्टनरशिप रिलायंस के साथ हुई तो रिलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वहीं पे इसको मोस्टली बनाया जाएगा, तो इसी तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अब बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत दोवल साहब, इन्होंने एससीओ के मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, ऐसा कुछ सवाल यहाँ पूछा गया। तो 2021 की मीटिंग थी, दुशानबे के में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बाय द वे आपको पता है इस बार का एससीओ का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, जैसे G20 का भी इंडिया के पास था, वैसे एससीओ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हमारे पास था। अब एससीओ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2001 में इसे बनाया गया, 2001 में इस अथॉरिटी को बनाया गया। इसकी ना थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बहुत जरूरी होगी कि एससीओ के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज आती है, ठीक है। तो एससीओ में दोस्तों 9 मेंबर कंट्रीज आती है, आप उनके नाम देख सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मींस इंडिया, दैट इज ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 9 कंट्रीज आती है। ईरान पहले इसके अंदर नहीं था, ईरान को रिसेंटली ऐड किया गया, और इस बार का एससीओ का प्रेसिडेंसी हमारे पास था, याद रखिएगा, ठीक है। 2001 में इस ग्रुप को बनाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बड़ा क्रूशियल ग्रुप है, इंडिया पाकिस्तान इसको साथ में जुड़ा था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अब आते हैं सिंपल सवाल की तरफ, नाबार्ड कब सेटअप किया गया? मैंने कहा था आपको कि ये क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं नाबार्ड, एक्सिम, एनएचबी को लेके। सो नाबार्ड 1982 बी शिवरमन कमेटी के कहने पे नाबार्ड को बनाया गया। फिलहाल केवी शाजी सर ये नाबार्ड के हेड है, इंचार्ज है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है।
अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे कुछ सवाल होते हैं कि आरबीआई हैज रेस्ट्रिक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर फ्रॉम एनरोलिंग इनटू द डोमेस्टिक कस्टमर्स इनटू इट्स कार्ड नेटवर्क। तो कई बार ना आरबीआई किसी ना किसी के ऊपर कुछ बाइंडिंग्स लगाती रहती है। अभी हमने अपने लेक्चर में देखा था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फाइन लगाया गया, तो उस टाइम पे मास्टर कार्ड जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब ये रेस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, तो टाइम बिंग के लिए आरबीआई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहती है। नाउ एक सवाल है टैक्सेस को लेके कि सुपर सीनियर सिटीजन्स जो है 80 इयर्स और अबव, इनके लिए कितने लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका 5 लाख बन जाएगा। वैसे आजकल टैक्स रेबिट 5 लाख तक सभी को मिल रही है, जो रिसेंटली बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया था। Now, Momiji Nishia become the youngest individual Olympic champion. स्केटबोर्डिंग करती है, ये स्केटिंग करती है, तो ये एग्जैक्टली किस कंट्री से बिलोंग करती है, ऐसा सवाल पूछा गया। तो जैसे अभी एशियन गेम्स चर्चा में चल रहे थे, एशियन गेम्स के अराउंड हमारे कुछ आपने लेक्चर्स देखे होंगे ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रहे एशियन गेम्स के, किस किस को कितने कितने मेडल्स मिले इसके अराउंड। टोटल 107 मेडल्स हमारे पास है। तब ओलंपिक चर्चा में चल रहा था, तो इसी के अराउंड ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जापान से मोमिजी निशिया बिलोंग करती है, सबसे यंगेस्ट प्लेयर, और स्केटबोर्डिंग इस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाउ दोस्तों, एक क्वेश्चन है यूएन का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया। तो ब्राजील, यूएई, घाना। अब ना यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, उसमें से 5 मेंबर्स ये परमानेंट है और बाकी नॉन परमानेंट होते हैं। इंडिया भी था 2022 तक, इंडिया इसका मेंबर था के, पर अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं है। तो 15 मेंबर्स के नाम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इसमें 5 मेंबर देखिएगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर्स है। तो बाकी जो 10 मेंबर्स है ये नॉन परमानेंट है, 2-2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे अल्बानिया, ब्राजील, इक्वेडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, यूएई, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है और ये 2 साल के लिए रहेंगे। जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ये परमानेंट है। इंडिया 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबर था। अब तो हमारा 2 साल का टर्म था वो खत्म हो गया, तो उसके जगह पे दूसरी कंट्रीज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल पहले भी पूछे गए थे, अभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाउ कांचनजंगा इज सिचुएटेड इन, अगेन अ वेरी इजी, काफी आसान सवाल है, सिक्किम के अंदर है। ये हमारी मिक्स हेरिटेज साइट के अंदर आता है के, तो ये भी पॉइंट याद रखेगा, बहुत जरूरी है आपकी एग्जाम के लिए। दोस्तों सवाल पूछा गया कि भीम यूपीआई ये कौन से अकाउंट के साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जब आप अपना अकाउंट लिंक करते हो तो कभी भी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ये हम लिंक कर पाएंगे। कभी भी हमारा फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट ये अकाउंट हम नहीं लिंक कर सकते हैं। तो आप कभी देखो ना, अपना आपका खुद का भी यूपीआई होगा, तो आपने अपना सेविंग अकाउंट, और कोई बिजनेसमैन होगा तो अपना करंट अकाउंट उसके साथ लिंक करेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात होती है, यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज बीइंग हेडेड बाय, चेयरपर्सन कौन होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये कंसेप्ट 2016 से स्टार्ट हुआ। इस कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा आरबीआई गवर्नर इसके हेड रहेंगे, हमेशा आरबीआई गवर्नर इसके इंचार्ज रहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। उर्जित पटेल कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसे स्टार्ट किया गया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि रेपो रेट क्या चल रहा है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स होते हैं। अब ये तो उस टाइम का रेट है कि ऑब्वियसली हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है और रेट्स में बदलाव किए जाते हैं। तो इस बार का रेट क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूं, और आप भी एक बार जब क्रॉस चेक करोगे तो आप जरूर इसी वेबसाइट से क्रॉस चेक कीजिएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आरबीआई की वेबसाइट है, दिख गई आपको के। अब देखिए आरबीआई की वेबसाइट में ना यहाँ पे करंट रेट्स लिखे हुए हैं, इसमें पॉलिसी रेट पे जाता हूँ तो पॉलिसी रेट में आपको रेपो रेट दिख जाएगा। तो रेपो रेट कितना चल रहा है 6.50, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, एमएसएफ 6.75, बैंक रेट 6.75 और रिवर्स रेपो रेट 3.35। रेपो रेट के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। अब ना यहाँ पे रिजर्व रेशो भी है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो 4.50 चल रहा है और एसएलआर 18%। सीआरआर के अंदर बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखती है और एसएलआर के अंदर बैंक्स खुद के पास कुछ पैसा डिपॉजिट के हिसाब से मेंटेन करके रखती है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज रिगार्डिंग कि डब्ल्यूटीओ की हेड कौन है। तो नगोजी ओकोंजो इवेला मैम, ये फिलहाल टीओ की हेड है एंड शी बिलोंग्स टू नाइजीरिया। ये पहली महिला और पहली अफ्रीकन पर्सन है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर आता है, 1995 में डब्ल्यूटीओ को बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली
ट्राइबल स्कूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? माइक्रोसॉफ्ट। आपको याद होगा हमने अपने मैराथन लेक्चर में और हमारे बाकी लेक्चर्स में एक अंदर भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि भाई किस कंपनी का किसके साथ टाई अप हुआ है। तो ये सवाल नॉर्मली करंट अफेयर्स के एंगल में पूछे जाते हैं। नाउ एक सवाल है, बड़ा सिंपल है कि फर्स्ट कंपनी टू गेट लाइसेंस बाय आरबीआई टू ओपन द व्हाइट लेबल एटीएम। अब व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है कि अगर बैंक छोड़ के कोई और एटीएम बनाए तो उसे हम ब्राउन लेबल कहते हैं। जैसे एचडीएफसी और एसबीआई का अगर एटीएम होगा तो वो ब्राउन लेबल बन जाएगा। ओके, सॉरी, अगर कोई बैंक अगर कोई बैंक अपना एटीएम ओपन करती है तो उसे ब्राउन लेबल कहेंगे। बैंक के अलावा अगर कोई ओपन करेगा तो व्हाइट लेबल। तो अभी ये सेरी, मुथूट, टीसीपी, सीएल, ये सारे बैंक के अलावा है। तो टाटा टाटा ने जब अपना एटीएम ओपन किया तो उसे व्हाइट लेबल कहा गया। के तो व्हाइट लेबल बैंक छोड़ के अगर कोई बनाएगा, अगर बैंक बनाती है तो उसे ब्राउन लेबल कहते हैं। नॉर्मली हम बैंक वाले एटीएम कई बार देखते हैं। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज बैंड एसएमआईसी फॉर यूजिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एसएमआईसी इज अ चिप मेकर ऑफ विच कंपनी? विच कंट्री, सॉरी। सो ये चिप मेकर मीन सेमीकंडक्टर्स, पता है आपको? हमारे कंप्यूटर्स में यहाँ पे चिप्स लगते हैं। तो ये चाइना की कंपनी है जिसके ऊपर यूएस ने बैन लगाया। अब चाइनीज कंपनी के ऊपर इंडिया ने भी काफी बैन लगाया, तो उस टाइम पे चर्चा में चल रहा था, इसलिए सवाल पूछ लिया। तो एक बात याद रखिएगा, अब 26 से नीचे तो बाकी सारे दूसरे क्वेश्चन है, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बिकॉज जीए में केवल 25 ही सवाल आते हैं। तो ये 25 सवाल हमने यहाँ पे देख लिए। दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जो रिसेंट करंट अफेयर्स है आप उसके तरफ ज्यादा ध्यान रखिएगा। मेजोरिटी क्वेश्चन वही से बनेंगे। तो 25 में से नियर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन से रिसेंट करंट अफेयर्स वाले बनते हैं। जो हमने देखा उसमें भी वही था। हार्डली 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे थे दोस्तों जो थोड़े से पुराने या स्टैटिक वाले थे, बाकी सारे क्वेश्चन करंट वाले थे। तो अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर सही से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। हमने ऑलरेडी सेशंस उसके लिए हुए, वो आपके लिए काफी मददगार रहेंगे। और जो नोट्स है, नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं आपको 2 पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया यहाँ पे आ जाएगी आपके आने वाले एग्जाम के नजरिए से। ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। विल सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड एग्जाम एनालिसिस में आपसे वापस एक बार मुलाकात होगी। ठीक है, बाय।